हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी साइंस क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अभी इन सबको हम एक बार एनसीईआरटी से देखते हैं इसमें क्या क्या था। तो सबसे पहले तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में क्या क्या दिखा था हमें, इंटरफेज और एम फेज, ये सब हमने देख लिया था। ये साइकिल हमने समझ ली थी पूरी। अब इसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं G1 फेज, जिसको गैप वन फेज बोलते थे, एस फेज जिसको सिंथेसिस फेज बोलते थे, G2 फेज जिसको गैप टू फेज बोलते थे। गैप टू फेज के बाद आने वाला एम फेज हुआ करता है। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज। तो हम जानते हैं एम फेज के लिए प्रिपरेशन गैप टू फेज में होती है और एस फेज के लिए प्रिपरेशन G1 फेज में होती है। नेक्स्ट यहाँ से हम देखें, इसमें एक लाइन लिखी है, G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। मतलब माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन के बीच का जो फेज है उसको G1 फेज बोला जाता है। इसका कहने का मतलब माइटोसिस मतलब एम फेज, और जो इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है मतलब एस फेज। तो एम फेज और एस फेज के बीच का जो गैप होता है वो G1 फेज होता है। ऐसा हमने पहले भी देखा था। तो G1 एस, G2 एम, फिर G1, फिर एस। तो यहाँ पे देख रहे हैं एम फेज और एस फेज के बीच का है G1 फेज। नेक्स्ट हमने एस फेज में सिंथेसिस हुआ था डीएनए का। जो डीएनए का सिंथेसिस होगा तो उसको हम सिंथेसिस फेज बोलेंगे। सिंथेसिस किसके द्वारा होगा? बाय द हेल्प ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका डीएनए सिंथेसिस होगा। अब यहाँ पे जब डीएनए का सिंथेसिस होगा तो अब क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स बिकम्स डबल। तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा इसमें। एस फेज के बीच में अगर कोई G1 फेज है, G1 फेज से एस फेज क्रॉस किया और फिर G2 फेज में गया, तो एस फेज के बीच में कहीं पे भी कोई भी अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं पूछेगा, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन फेज है, काम चल रहा है, मतलब बन रहा है इसमें। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हम G1 फेज, एस फेज और G2 फेज के बाद एक क्विसेंट फेज पढ़ते हैं। क्विसेंट फेज हमने पढ़ा ही था। इसके बाद हम एम फेज स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये हमने देखा, सम सेल्स इन एडल्ट नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। कुछ में डिवीजन नहीं होता है, जैसे कि हार्ट सेल होती है, तो हार्ट सेल में डिवीजन नहीं होता। मैनी अदर सेल ओकेजनली डिवाइड। ओकेजनली मतलब जरूरत पड़ने पे कुछ सेल डिवाइड करती हैं। मतलब कि पहले वो कहाँ चली गई थी? जी नॉट फेज में। अब जी नॉट फेज में जाने के बाद जरूरत पड़ने पे फिर से वो कहाँ आ गई? G1 फेज में। तो ओकेजनली डिवीजन करती है। तो जो जी नॉट फेज है उसको हम क्विसेंट स्टेज या क्विसेंट फेज भी बोल देते हैं। यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं सेल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप। एक बेस्ट मटेरियल फॉर माइटोसिस स्टडी। तो माइटोसिस की स्टडी करने के लिए एक सबसे बेस्ट मटेरियल होता है ओनियन की रूट टिप। जब ओनियन की रूट टिप की स्टडी करते हैं तो उसमें हम माइटोसिस की सारी स्टेजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 16 क्रोमोसोम होता है। ओनियन रूट टिप पे मतलब सोमेटिक सेल की बात कर रहा है, उसमें 16 क्रोमोसोम है, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन का 16 है। मतलब हैप्लॉयड की बात करें तो 8 हो गया। अब हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द G1 हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट G1 फेज। तो G1 फेज में कितने क्रोमोसोम रहे होंगे? आफ्टर एस फेज कितने रहे होंगे? आफ्टर एम फेज कितने रहे होंगे? तो हमने G1 फेज में कितने देर, अगर कोई सेल है ओनियन रूट टिप तो उसमें 16 है, तो G1 फेज में भी 16 रहे होंगे, एस फेज के बाद भी 16 रहे होंगे, और एम फेज के बाद भी 16 ही रहे होंगे, क्योंकि माइटोसिस है। अमाउंट ऑफ डीएनए वेरी करेगा। G1 फेज में अगर 2C है तो एस के बाद G2 फेज में 4C हो जाएगा, और एम में घटेगा और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वापस 2C हो जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे एम फेज की। तो एम फेज जो होता है वो मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है। एम फेज
क्यों है ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज? मोस्ट ड्रामेटिक फेज क्योंकि इसमें विजुअल चेंजेस देखने को मिलता है। अभी विजुअल चेंजेस क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, क्रोमेटिड्स का कंडेंसेशन, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम का अलाइनमेंट मेटाफिजिक प्लेट पे, क्रोमोसोम का स्प्लिट होना, क्रोमेटिड्स का अपोजिट पोल की तरफ जाना, ये सब हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से सब फेजेस आया करते हैं। तो इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आते हैं। तो इसकी डायरेक्शन भी या इसका सीक्वेंस भी पूछेगा तो पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड देन टीलोफेज। तो इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे और ये पूरा कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। ये कंप्लीट को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होने वाला है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोफेज। तो जो प्रोफेज है उसमें क्या क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है जब क्रोमेटिड्स का या क्रोमेटिन मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल का जब कंडेंसेशन स्टार्ट होता है तो उस समय पे सबसे थिनेस्ट क्रोमोसोम और लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम प्रोफेज में ही मिलता है। क्योंकि जैसे जैसे कंडेंसेशन होगा तो क्रोमोसोम की लेंथ घटती जाती है और थिकनेस बढ़ती जाती है। तो सबसे ज़्यादा थिन क्रोमोसोम और सबसे ज़्यादा जो लेंथ वाले क्रोमोसोम होते हैं वो इसी में मिलता है, प्रोफेज में मिलता है। जैसे और क्या होगा इसमें? एस्ट्रल रेज फॉर्मेशन, एस्ट्रल रेज फॉर्मेशन। तो इसमें एस्ट्रल रेज भी बनना शुरू हो जाएंगी। किस किस तरह से बनेंगी? फिर बाद में क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हमने पढ़ा ही था। सेंट्रोसोम क्या था? सेंट्रियोल प्लस काइनोप्लाज्म। सेंट्रियोल भी कितने थे? सेंट्रियोल दो थे। सेंट्रियोल प्लस काइनोप्लाज्म टू फॉर्म्स द सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स अपोजिट पोल फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो अपोजिट पोल की तरफ सेंट्रोसोम का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से ये दो, एक सर्कल जो है ये इनर वाला सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म में दो सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं जो कि परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है सेंट्रियोल। इसमें ये दोनों सेंट्रियोल एक सेंट्रोसोम के अंदर है। अब ये क्या कर रहे हैं? ये एस्ट्रल रेज बनाना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही एस्ट्रल रेज बनाएंगे तो इन एस्ट्रल रेज की मदद से ये अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कंडेंसेशन शुरू हुआ है। दूसरा क्रोमेटिड इसके जस्ट पीछे है लेकिन एपियर अभी नहीं होगा क्योंकि ये कोहेशन प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। ये सभी कोहेशन प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कोहेशन प्रोटीन है, ये कोहेशन प्रोटीन है। ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में कोहेशन प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं।
नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, ये मान लेते हैं हम, ये अर्ली स्टेज है, अर्ली प्रोफेज। अब मिड प्रोफेज कैसे बनेगा? ये हो गया अर्ली प्रोफेज, और यहाँ पे हम बनाते हैं मिड प्रोफेज। मिड प्रोफेज में क्या होगा, जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल की तरफ जा चुके होंगे कई काफी दूर तक, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगी ये सेंट्रोसोम जाते हुए। तो ये एस्ट्रल रेज, और इन्हीं एस्ट्रल रेज की मदद से ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ जा पा रहे हैं। इन्हीं एस्ट्रल रेज की मदद से सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। कंडेंसेशन कंटिन्यू चल रहा है, ये कंडेंसेशन अभी भी चल रहा है, और ये कंडेंसेशन मेटाफेज तक चलता रहेगा। ये कंडेंसेशन मेटाफेज तक चलता रहेगा बिल्कुल इसी तरह से। तो यहाँ पे हमने देखा कंडेंसेशन चल रहा है अभी भी, तो ये हो गया मिड प्रोफेज। यहाँ पे हम मिड प्रोफेज लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसी में एक आएगा लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या क्या होगा? लेट प्रोफेज में जो सेंट्रोसोम थे वो अपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुके होंगे। जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुके, और साथ में जो क्रोमोसोम था, जेनेटिक मटेरियल था, वो कंडेंस होने लगा है, ज़्यादा कंडेंस हो गया है, और ज़्यादा कंडेंस होने की वजह से कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंडेंसेशन कंटिन्यू चल रहा है। इसमें और क्या होगा, साथ में इन सभी में न्यूक्लियोलस भी था। डार्कली स्टेन्ड बॉडी जो थी उसको हम न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। ये न्यूक्लियोलस प्रोफेज, लेट प्रोफेज में, हम कहें ये न्यूक्लियोलस लेट प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट मतलब टूट गया, लेट प्रोफेज में टूट गया। यहाँ पे कौन मिलेगा फिर? यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा है, ये न्यूक्लियर एनवेलप भी कंटिन्यूस नहीं दिखेगा, ये भी टूट चुका है। तो कुछ इस तरह से ये टूटा हुआ न्यूक्लियर एनवेलप हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, ये न्यूक्लियर एनवेलप टूट गया, अब प्रोफेज यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब अब एंड ऑफ प्रोफेज हम मानते हैं कि जब न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है तो हम बोलेंगे कि जो एंड ऑफ प्रोफेज है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या होगा इसमें, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में एक चीज और स्पेशल होती है कि उसमें साइटोकाइनेसिस भी इनिशिएट हो जाता है मेटाफेज से ही। और कंडेंसेशन कंप्लीट कहाँ होता है? कंडेंसेशन कंप्लीट होता है मेटाफेज में जाके। तो मेटाफेज से पहले एक स्टेज और बनती है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप तो जा चुका था, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब मेटाफेज में जैसे ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे एक क्रोमोसोम था वो यहाँ पे कंडेंस हुआ, एक क्रोमोसोम यहाँ कंडेंस हो गया, एक क्रोमोसोम यहाँ कंडेंस हो गया, मतलब इरेगुलर कहीं भी कोई भी क्रोमोसोम कंडेंस हो गया है। तो अब कोई क्रोमोसोम यहाँ कंडेंस हो गया, तो अब इन क्रोमोसोम को अरेंज करना है। इन क्रोमोसोम को कैसे अरेंज करना है, तो दोनों अपोजिट पोल की तरफ सेंट्रियोल पहुंच चुके थे। जब ये सेंट्रियोल सेंट्रोसोम जो है अपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुके थे, तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे स्पिंडल फाइबर के द्वारा, जो जहाँ है
वहीं से उसको कनेक्ट कर लिया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर, बाय द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। तो अब यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद अभी कहाँ जाएंगे, मेटाफेज में, मतलब जहाँ पे है अभी वहीं कनेक्ट हो गए। अब दोनों पोल, ये पोल और ये पोल, दोनों पोल अपोजिट पोल की तरफ खींचेंगे तो ये सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटर प्लेट पे, मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे, तो जिसको हम बोलेंगे मेटाफेज। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द काइनेटोकोर अकर्स इन, तो अगर ऑप्शन में मेटाफेज आए तो मेटाफेज लगाना है, और अगर ऑप्शन में ट्रांजिशन टू मेटाफेज मिले तो वो ज़्यादा करेक्ट है, और अगर ऑप्शन में दोनों ही मिल जाए, ट्रांजिशन टू मेटाफेज और मेटाफेज, तो उसमें ट्रांजिशन टू मेटाफेज ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या क्या होगा, मेटाफेज में एक सेल, ये जो सेल है इसमें अपोजिट पोल की तरफ सेंट्रोसोम पहुंच गए थे। अब जब अपोजिट पोल की तरफ सेंट्रोसोम पहुंच गए थे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब ट्रांजिशन टू मेटाफेज में पुलिंग फोर्स लग रहा था अपोजिट पोल की तरफ, तो अब ये अरेंज हो जाएंगे एक मेटाफेजिक प्लेट पे। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, तो ये एक जो बनी ये एक मेटाफिजिक प्लेट कहलाएगी, ये वाली एक मेटाफिजिक प्लेट कहलाएगी। सारे एक मेटाफिजिक प्लेट पर अरेंज हो गए और स्पिंडल फाइबर कुछ इस प्रकार से अरेंज हो गए। ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर अरेंज हो गए। अब ये किस तरह से अरेंज हुए हैं ये हम यहाँ पे समझेंगे। अभी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्पिंडल फाइबर अरेंज हो गए। अगर हम इस क्रोमोसोम को समझना चाहें तो ये क्रोमोसोम दिख कैसा रहा होगा, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर आ गया, सेंट्रोमेयर के बाद ये क्रोमेटिड, ये एक आर्म हो गई, ये एक आर्म हो गई, ये दूसरी आर्म और ये दूसरी आर्म। तो यहाँ पे दोनों आर्म आज सारी आर्म मतलब चारों आर्म आ चुकी हैं, मतलब दो क्रोमेटिड आ चुके हैं। अब इन दो क्रोमेटिड में प्रोटीनस प्लेट यहाँ देखने को मिलेगी। ये जो प्लेट दिख रही है ये प्रोटीनस प्लेट है, इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। इस प्रोटीनस प्लेट को हम काइनेटोकोर बोलते हैं। तो क्या क्या मिला, ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है, यहाँ पे ये तीसरी आर्म है और ये चौथी आर्म है। इसमें हमें चार आर्म देखने को मिल रही हैं। अगर हम क्रोमेटिड्स की बात करें तो एक क्रोमेटिड और दूसरा क्रोमेटिड, तो यहाँ पे आर्म चार दिखी और क्रोमेटिड दो दिखे। और ये जो दिख रही है ये काइनेटोकोर है, और ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रही है डेंसली पैक्ड, इसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। आगे, अब इस काइनेटोकोर से कुछ स्पिंडल फाइबर अरेंज होते हैं, जैसे ये एक स्पिंडल फाइबर हो गया। ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ खींचना शुरू करते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम बना फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, इसको हम मेटाफिजिक क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, मेटाफिजिक क्रोमोसोम, क्योंकि इसको हम मेटाफेज में पढ़ रहे हैं। तो एक मेटाफिजिक क्रोमोसोम है, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम है। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है वो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देख ली। अब क्योंकि मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने की वजह से हम इसकी मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मतलब बेस्ट फेज किसके लिए, फॉर स्टडी द मॉर्फोलॉजी।
बेस्ट फेज फॉर स्टडी द मॉर्फोलॉजी कौन सा है? ये है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या क्या हुआ? मेटाफेज में क्रोमोसोम का अलाइनमेंट हुआ, स्पिंडल फाइबर से जो थे स्पिंडल फाइबर ये काइनेटोकोर के थ्रू अटैच हो गए। साथ में हम यहाँ पे कंडेंसेशन इनका कंप्लीट हो चुका है, तो हम कंडेंसेशन कंप्लीट होने पे मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या क्या होगा? एनाफेज में जो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे दोनों साइड से ये अटैच है। जब ये दोनों साइड से अटैच है तो इधर भी खींचेगा और इधर भी खींचेगा और ये बीच में से टूट जाएगा। मतलब अगर इस क्रोमोसोम में देखें तो ये इधर भी खींचेगा और ये इधर भी खींचेगा और बीच में से कुछ इस प्रकार से टूट जाएगा। तो ये होगा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। अब उससे क्या होगा? एनाफेज में हम कुछ एलोंगेटेड स्ट्रक्चर जैसी बनाएंगे। एलोंगेटेड, ये एनाफेज है। इस एनाफेज में क्या क्या है? तो ऊपर सेंट्रोसोम है जो कि अपोजिट पोल की तरफ खींच रहा है। एक सेंट्रोसोम यहाँ है। जो क्रोमोसोम थे वो स्प्लिट हो चुके थे, अब स्प्लिट हो गए कुछ इस प्रकार से, अपोजिट पोल की तरफ जा रहे थे। जब ये अपोजिट पोल की तरफ जा रहे थे कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे कुछ अलग फाइबर भी बनते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इधर ये फाइबर, ये कौन है? और एक मेटाफेज में भी बनते हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो फाइबर बन रहे हैं ये वाले, ये क्या काम करते हैं इसको हम देखेंगे अब। तो हमें अभी दो तरह के दिख रहे हैं, तो यहाँ भी हम तीसरी तरह के फाइबर और बना लेते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले एक क्रोमोसोम को स्ट्रक्चर को देखते हैं। देख क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या दिख रही है इस समय पे। तो जैसा कि यहाँ पे जुड़े हुए थे अब यहाँ पे स्प्लिट हो जाएंगे। ये एक क्रोमेटिड बना, ये दूसरा क्रोमेटिड बना। यहाँ से जो काइनेटोकोर है ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जो कि अपोजिट पोल की तरफ खींच रहा है, इधर भी स्पिंडल फाइबर जो कि अपोजिट पोल की तरफ खींच रहा है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये इक्वेटर था, यहाँ पोल है। इस समय पे जो क्रोमेटिड्स हैं, इस समय पे जो क्रोमेटिड्स हैं उनकी डायरेक्शन टूवर्ड्स इक्वेटर है। एनाफेज के टाइम पे क्रोमेटिड्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स एनाफेज है, जबकि पोल्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स सॉरी सेंट्रोमेयर की डायरेक्शन टूवर्ड्स पोल है। मेटाफेज में उल्टा था, मेटाफेज में सेंट्रोमेयर की डायरेक्शन इक्वेटर की तरफ थी और जो क्रोमेटिड्स थे उसकी डायरेक्शन पोल की तरफ थी। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे एक और फाइबर बना, जो ये फाइबर है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे कुछ अलग फाइबर भी होते थे जो कि कुछ इस प्रकार से इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो अभी कौन कौन फाइबर हैं, क्या क्या इनका फंक्शन है।
तो अब ये फाइबर किस प्रकार से काम करते हैं, तो अपोजिट पोल की तरफ है। अब इस फाइबर में यहाँ पे एक सेंट्रोसोम था, यहाँ एक सेंट्रोसोम था, और ये सारे इससे अटैच थे कुछ ऐसे। तो ये इस तरह से यहाँ से अटैच थे। अब इस फाइबर्स में, इन फाइबर में अगर हम देखें तो ये जो फाइबर बाहर वाले दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फाइबर। कंटिन्यूअस फाइबर क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम से जुड़े नहीं है तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा नॉन क्रोमोसोमल फाइबर। नॉन क्रोमोसोमल फाइबर। अब ये वाले जो है ये है डिसकंटिन्यूअस फाइबर, क्योंकि सेंट्रोसोम से सिर्फ पोल्स उसका क्रोमोसोम तक जा रहे हैं बस, तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस फाइबर। अब इसके बाद ये कनेक्टेड भी है क्रोमोसोम से तो हम कहेंगे क्रोमोसोमल फाइबर। अब क्या होगा इसमें, ये बचे इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर जो कि सिर्फ एनाफेज में ही अपीयर होते हैं, मेटाफेज में नहीं रहते हैं। अब इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम डिसकंटिन्यूअस फाइबर को देखते हैं। तो ये फाइबर सेंट्रोमेयर से सेंट्रोसोम तक कनेक्टेड होता है, तो इसको अपोजिट पोल की तरफ खींचेगा, ये इसको अपोजिट पोल की तरफ खींचेगा। तो एक काम ये हुआ। दूसरा काम, ये दोनों सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ क्रोमेटिड्स को खींचने के लिए जब फोर्स लगा रहे थे तो ये कोलैप्स ना हो जाए, ये दोनों आपस में कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए ये जो फाइबर है कंटिन्यूअस फाइबर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, दोनों के बीच में एक गैप मेंटेन रखते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि ये दोनों आपस में कोलैप्स ना हो जाए। अब बचे इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर का काम क्या है, ये जो फाइबर है ये दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में बनते हैं और ये अपोजिट पोल की तरफ फोर्स लगाते हैं जिस वजह से ये दूर की तरफ पुश हो सके, अपोजिट पोल की तरफ पुश हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या देख रहे हैं, ये सब हमने देखा। तो इसमें ये जो था ये कंटिन्यूअस फाइबर, ये वाले जो थे ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर, और ये जो है इंटरजोनल फाइबर। तीनों का काम हमने यहाँ समझ ही लिया। अब एनाफेज में हमें शेप दिखाई दे रही है, ये शेप दिखाई दे रही है। तो बेस्ट फेज फॉर स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम इज एनाफेज। बेस्ट फेज फॉर स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम इज एनाफेज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर दोनों आर्म बराबर हैं एक क्रोमेटिड में तो ये वी शेप बना। वी शेप क्या होता है, ये मेटासेंट्रिक हुआ करता है। वी शेप मतलब मेटासेंट्रिक, जो सेंट्रोमेयर है वो बीच में है क्रोमेटिड में। अगर एक आर्म बड़ी है एक आर्म थोड़ी छोटी है तो ये हो गया एल शेप्ड। एल शेप्ड मतलब सब मेटासेंट्रिक, जो सेंट्रोमेयर है वो थोड़ा सा सेंटर से शिफ्ट हो गया है। अगर एक आर्म बहुत बड़ी है और एक आर्म बहुत छोटी है तो ये कुछ जे शेप बन गया। तो जे शेप का मतलब होता है एक्रोसेंट्रिक, कि जो सेंट्रोमेयर है वो एंड के पास में है, बिल्कुल क्लोज टू द एंड है। और एक शेप बनती है आई शेप, जिसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोमेयर था वो सेंट्रोमेयर एकदम टर्मिनल पे पहुंच चुका है। तो यहाँ हमने एनाफेज पढ़ा, बेस्ट फेज फॉर स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम इज एनाफेज। तो यहाँ पे हमने एनाफेज पढ़ा। ये कौन था, ये मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक, ये एक्रोसेंट्रिक और ये टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनाफेज के बाद टीलोफेज। टीलोफेज में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो इसको रिवर्स ऑफ प्रोफेज बोलते थे, इसको रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जो प्रोफेज में हुआ उसका उल्टा होगा। क्या क्या हुआ था वहां पे, तो सबसे पहले तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का डिसइंटीग्रेशन हुआ था वहां पे। तो यहाँ पे
न्यूक्लियोलस का रीफॉर्मेशन हो जाएगा, तो हम कहेंगे रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। दूसरा, वहां पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडो न्यूक्लियर एनवेलप हुआ था, तो न्यूक्लियर एनवेलप प्रोफेज में टूट गया था, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बनेगा, तो रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन गया। तो न्यूक्लियर एनवेलप टूट के कहाँ गया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मर्ज हो गया था, और न्यूक्लियर एनवेलप जब मर्ज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुआ था तो उसका रिफॉर्मेशन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंसेशन कहाँ हुआ, प्रोफेज में, तो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ देखने को मिलेगा। अब क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन हुआ है तो यहाँ पे और कुछ होगा क्या, जो क्रोमोसोम है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। कैसे लूज कर देंगे कि अगर ये अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए हैं क्रोमोसोम, तो कुछ इस प्रकार से है। जब कुछ इस प्रकार से है तो हमें इसमें ना पहले क्रोमोसोम का ना दूसरे क्रोमोसोम का कुछ पता चल पा रहा है, मतलब किसी भी क्रोमोसोम का आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी लूज हो गई। तो जबकि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मान लो ये पहले नंबर का क्रोमोसोम था, ये दूसरा नंबर का क्रोमोसोम था, अकॉर्डिंग टू देयर कैरियोटाइप, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इनके पास आइडेंटिफिकेशन है। टीलोफेज में जाके इन सब की आइडेंटिफिकेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। तो ये सब टीलोफेज में होगा। और टीलोफेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हमने दो तरह से पढ़ा था। तो साइटोकाइनेसिस पढ़ने के लिए एक सेल प्लेट मेथड था, एक सेल फ्रो मेथड था। तो सबसे पहला हम सेल फरो मेथड देखते हैं। सेल फरो मेथड। अब इस सेल फरो मेथड में हम क्या देखेंगे कि दो सेल थी, दो सेल डिवाइड कर गई हैं, कुछ इसमें फरो बनेगा। फरो क्या होता है, खांच को हम फरो बोल देते हैं। एक खांच जो बन रही है इसमें, ये जो खांच बन रही है इसको हम फरो बोल देते हैं। तो ये एक इसमें खांच बन गई, मतलब कि ये पहले कुछ इस प्रकार से सेल हुआ करती थी, पहले ऐसी सेल थी, अब यहाँ से पिचकना शुरू हो गई, तो एक खांच बन गई है। तो एक खांच जो बनी है, यहाँ पे एक फाइबर्स होते हैं। कौन से वो फाइबर होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं। यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। यहाँ एक सेल का न्यूक्लियस था, मतलब कि एक न्यूक्लियस ये, दूसरा न्यूक्लियस ए, तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो टीलोफेज पे खत्म हो गया था। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद ये साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो अब क्या होगा, ये खांच बनी किसकी वजह से, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की रिंग की वजह से। और ये रिंग, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, तो ये दोनों है कौन, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन है ये। जब एक्टिन और मायोसिन है तो एक्टिन मायोसिन की वजह से अब क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग थी तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेगी, बाहर से अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन करेगी। अब जब ये बाहर से अंदर की तरफ, मतलब हम कहें सेंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन करेगी, तो यहाँ पे एक मिड बॉडी दिखाई देगी। अब वो मिड बॉडी क्या है, हमें पता है कि यहाँ पे कई सारे स्पिंडल फाइबर्स थे, कई सारे स्पिंडल फाइबर्स थे। वो स्पिंडल फाइबर भी साथ में एकदम कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक डेंस बॉडी बन जाएगी, जिसको हम मिड बॉडी बोलते हैं। अब वो मिड बॉडी की तरफ ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो बाहर से सेंटर की तरफ हो रहा है, तो हम कहेंगे सेल फ्रो मेथड किस तरह से काम करता है, तो सेंट्रीपिटल मैनर। तो किस तरह से डिवीजन होगा, सेंट्रीपिटल मैनर में डिवीजन हुआ करता है।
तो कुछ इस प्रकार से दो सेल अलग बन जाएंगी। एक सेल ये बन गई ड्यूटर सेल, और एक सेल ये अलग बन गई। ये दो दो सेल इस तरह से बन जाएंगी। तो ये हमने पढ़ा सेल फरो मेथड। सेल फरो मेथड एनिमल्स में होता है क्योंकि इसमें सेल वॉल होती नहीं है। प्लांट सेल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो कि रिजिड होती है और उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की जा सकती है। तो सेंट्रीपिटल मैनर में होता है। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं सेल प्लेट मेथड जो कि प्लांट सेल में होता है। सेल प्लेट मेथड जो कि प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। अब इस सेल प्लेट मेथड में क्या होगा कि जैसे ये एक सेल थी, ये मैंने सेल वॉल बनाई, तो जब ये सेल वॉल बनाई तो यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, यहाँ मैंने एक न्यूक्लियस बनाया। ये दो न्यूक्लियस पहले से डिवाइडेड है। अब यहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट आता है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या था? फ्रेगमोप्लास्ट, ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है इसमें क्या क्या होगा? प्लस फ्रेगमोप्लास्ट प्लस गोल्जी बॉडी। फ्रेगमोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी। फ्रेगमोप्लास्ट में क्या होगा? फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर के इसमें फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे और गोल्जी बॉडी के साथ मिलके वो यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू होंगे, सेंटर में डिपॉजिट होना शुरू होंगे। और सेंटर में जब ये डिपॉजिट होना शुरू होंगे तो सेंटर से बाहर की तरफ ये डिपॉजिट होंगे और कुछ इस प्रकार से ये प्लेट का फॉर्मेशन कर देंगे जिसको बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। तो यहाँ पे फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एक दीवार बन जाएगी जो कि इन दोनों सेल को डिवाइड कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। अगर हम सेल प्लेट मेथड को देखें तो ये सेंटर से बाहर की तरफ हो रही है तो हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल मैनर। किस मैनर में? सेंट्रीफ्यूगल मैनर में डिवीजन देखने को मिलता है सेल का। तो ये कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगल। किसमें मिलेगा? प्लांट सेल में मिलेगा क्योंकि प्लांट सेल के पास क्या है? सेल वॉल है और ये सेल वॉल रिजिड होती है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया सेल प्लेट मेथड। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, माइटोसिस। माइटोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, मतलब माइटोसिस क्या क्या काम करा सकता है? तो माइटोसिस जो होता है वो जो ग्रोथ होती है ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसके रिपेयर में हेल्प करेगा। रीजनरेशन में हेल्प करेगा। तो क्या क्या? ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन, इन सब में ये हेल्प किया करता है। इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। तो यहाँ तक हमने माइटोसिस को समझा, माइटोसिस के स्टेजेस को समझा। अब इसको एक बार एनसीईआरटी से देखते तो एनसीईआरटी क्या कहती है। हमने क्विसेंट फेज देख ही लिया था, टिप रूट टिप के बारे में हमने देख ही लिया। एम फेज को हमने मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोल दिया था क्योंकि इसमें विजुअल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो माइटोसिस होता है वो एक इक्वेशनल डिवीजन होता है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में सेम रहेंगे, जैसे पेरेंट सेल में रहेंगे वैसे ही डॉटर सेल में रहेंगे। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं सबसे पहला प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो प्रोफेज में क्या हुआ था? प्रोफेज जो होता है जस्ट G2 फेज के बाद आएगा। G2 फेज के बाद आएगा तो इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। क्रोमोसोम मटेरियल जब कंडेंस होना शुरू हो जाएगा तो वो जो जेनेटिक मटेरियल था कंडेंस होगा और क्रोमोसोम बन जाएगा कंप्लीट। और क्रोमोसोम जो होगा वो डुप्लीकेशन कब हुआ था? इंटरफेज में हुआ था और अब वो एस्टर के द्वारा अरेंज होगा। ये सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एस्टर्स। अब जैसे हमने एक और चीज पढ़ी थी, जो सेंट्रोसोम था हमारा, वो सेंट्रोसोम पहले इक्वेटर की तरफ था, फिर वो अपोजिट पोल की तरफ जाने लगा था, तो वो एस्टर्ल रेस की मदद से ही अपोजिट पोल की तरफ जा रहा था।
अब क्या होगा इसमें, जो एंड ऑफ प्रोफेज है यहाँ पे माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो गोल्जी बॉडी दिखाई नहीं देगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाई नहीं देगा, न्यूक्लियोलस भी दिखाई नहीं देगा और न्यूक्लियर एनवलप भी नहीं दिखेगी। तो क्या हुआ, जो न्यूक्लियर एनवलप थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई, मतलब कि टूट गई। और न्यूक्लियर एनवलप टूटने के बाद क्या हुआ, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्टर्ब होने की वजह से जो गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब दिखाई देना बंद हो जाते हैं, जबकि न्यूक्लियोलस भी डिसइंटीग्रेट होता है। तो डिसइंटीग्रेट कौन कौन हुआ, न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस। और डिसअपियर कौन कौन हुआ, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये सब डिसअपियर होते हैं, मतलब दिखना बंद हो जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं, ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था मेटाफेज। मेटाफेज से पहले हमने एक स्टेज और पढ़ी थी, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, जिसको एनसीईआरटी सिर्फ डायग्रामेटिक बता देती है और इसके बारे में लिखती कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है, ये जो दिखाई दे रही है चारों तरफ ये एस्ट्रल रेज है और ये स्पिंडल फाइबर है। तो मतलब जहाँ पे जो भी है वहां वो कनेक्ट हो चुका है, जहाँ कंडेंसेशन हुआ क्रोमोसोम का वहीं वो कनेक्ट हो गया स्पिंडल फाइबर के द्वारा। ये कहाँ हुआ, ट्रांजिशन टू मेटाफेज में। अगर हम मेटाफेज की बात करें तो अगर दोनों ऑप्शन में है ट्रांजिशन टू मेटाफेज और मेटाफेज, तो हमें ऑप्शन करेक्ट मेटा ट्रांजिशन टू मेटाफेज लगाना है फॉर कनेक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द काइनेटोकोर। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से कनेक्ट हो गया और ये जो क्रोमोसोम थे वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। और क्या क्या होगा इसमें, न्यूक्लियर एनवलप टूट चुकी है, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो चुके हैं। अब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड, अब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है इसमें, तो हम अच्छे से देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी को। तो और क्या होगा इसमें, जो सेंट्रोसोम है उसके पास एक सरफेस पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि प्रोटीनस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये प्रोटीनस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, और ये जो प्लेट बनी इसको हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। ये एक्चुअल में प्लेन में है, ये एक लाइन नहीं है, ये प्लेन में है। नेक्स्ट आता है एनाफेज। एनाफेज क्या था, एनाफेज जो होता है उसमें स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर देखने को मिलेगी, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होंगे, डॉटर सेल की तरफ जाते दिखाई देंगे अपोजिट पोल की तरफ। अब एनाफेज में क्या क्या हुआ, सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट, क्रोमेटिड से सेपरेट दिखाई दे रहे हैं और सेंट्रोमेयर दोनों स्प्लिट हो गए, क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं। लास्ट आता है टीलोफेज। टीलोफेज में हमने क्या देखा था, टीलोफेज एक फाइनल स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की। अब हम इसको रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी बोल सकते हैं। क्रोमोसोम के पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, क्रोमोसोम आइडेंटिटी लूज कर देंगे तो क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट स्पिंडल पोल्स देयर आइडेंटिटी लॉस्ट डिस्क्रीट एलिमेंट, मतलब एकदम अलग अलग बिखर जाएंगे और न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम। अब यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप भी बनना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस से रीफॉर्म देखने को मिलेंगे यहाँ पे। साइटोकाइनेसिस, जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस हमने देखा था दो तरीके से होता है, सेल प्लेट मेथड और सेल फरो मेथड। तो यहाँ पे लिखा है माइटोसिस accomplish not only the segregation of duplicated chromosome into the daughter nuclei, मतलब कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ उसके साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अभी साइटोकाइनेसिस किस तरह से होता है, तो सेल प्लेट मेथड हमने पढ़ा था और एक सेल फरो मेथड हमने पढ़ा था। तो अब साइटोकाइनेसिस के पढ़ने के बाद यहाँ पे हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, तो अगर माइटोसिस के सिग्निफिकेंस पढ़े तो माइटोसिस ऑन इक्वेशनल डिवीजन। कैसा है माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन और यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल, मोस्टली डिप्लॉइड सेल में देखने को मिलेगा, मोस्टली डिप्लॉइड सेल, लेकिन हैप्लॉइड सेल में भी ये होता है। Having some lower plants, in some social insect, haploid cell also divide by mitosis। तो सोशल इंसेक्ट जो होते हैं उसमें माइटोसिस से डिवाइड करते हैं हैप्लॉइड सेल। ये माइटोसिस नॉर्मल कंडीशन में डिप्लॉइड सेल में मिलेगा, लेकिन कुछ में
सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉइड सेल मिलता है, जैसे कि ड्रोन। ड्रोन कौन है? ये मेल हनी बी है, मेल हनी बी। जो मेल हनी बी है वो ड्रोन है। ड्रोन जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब एन, इसके पास जो है हैप्लॉइड कंडीशन है। अब ये जो हैप्लॉइड कंडीशन है, ये हैप्लॉइड कंडीशन में जब गैमीट बनाएगा तो ये माइटोसिस के द्वारा बनाएगा, क्योंकि मियोसिस हैप्लॉइड में होता नहीं है, तो वो माइटोसिस करता है। अब हैप्लॉइड इंसेक्ट में होगा, डिप्लॉइड इंसेक्ट में ये माइटोसिस नहीं होता, मतलब कि डिप्लॉइड सेल में ही होगा। अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वहां पे माइटोसिस कराया जाएगा। क्या होगा इससे? ड्यूटर सेल में सेल डिवाइड हो जाएगी, आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल पहुंचेगा दोनों सेल्स में। सेल ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी, तो सेल ग्रोथ के लिए इसका यूज करते हैं। साथ में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो जो होता है वो रिस्टोर हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो रिस्टोर हो जाएगा। सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो रिस्टोर हो जाएगा। जो टिश्यू था वो एपाइकल और लेटरल कैम्बियम ये सब ग्रोथ करेंगे, पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ कर सकते हैं। इसमें रिपेयर होगा, सेल रिपेयर में भी इसका यूज हुआ करता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोसिस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।